अरे मैडम नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं लेटूं क्या? लेट जाइए। अरे नहीं, मुश्किल है, बैठता हूँ। अरे हमको कनाडा जाना भारी गिर गया। कनाडा गया था तो वहां से आया, 24 घंटे की फ्लाइट रहती है, बीच में 8 घंटे का ले ओवर और सब मिला करके आते समय थोड़ा वजन उठा लिया। सूटकेस भारी भारी रहते हैं, उठा लिया, कैच आ गया। अब वो पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा है, ना लेट पा रहे ना बैठ पा रहे। तो डॉक्टर विवेक द्विवेदी को दिखाया जाके, तो उनने बोला कि मैडम के पास जाओ, फिजियोथेरेपी करो, दवाई ववाई दिया, इंजेक्शन दिया। अब ये बताइए, कल ही मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो पैर ऊपर रखूं क्या? हाँ। कल ही मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसके लिए कल तक ठीक हो जाऊंगा। फिजियोथेरेपी से टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। अरे कनाडा में हमारे यहाँ वो कायरो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो ऐसे करके खींच देते हैं और बैठ जाता है। तो नहीं, जर्रा नहीं है, वो मालिश वालिश करने वाले नहीं है, वो कुछ अलग तरीका है। आप भी करते हो क्या वैसे? फिजियोथेरेपी और कायरो प्रैक्टिशनर टोटली डिफरेंट फील्ड है। हाँ। तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हैं? मालिश भी नहीं। फिर फिजियोथेरेपी होता क्या है? तो उसके बारे में मैं बता सकती हूँ आपको अच्छा, डिटेल में। देखिए अगर कल मेरी मीटिंग मतलब नहीं अटेंड कर पाऊंगा, हम लोग उसको अब आप समझिए कैसे आया हूँ मैं। बड़ी हालत खराब थी, फ्लाइट था, नहीं तो ट्रेन होता तो मैं स्टेशन उतर जाता चैन खींच के, नहीं तो रास्ते में उतर जाता, लेकिन वो फ्लाइट थी, कहाँ उतरूँ, ऊपर से कैसे आऊँ नीचे। तो जहाज दरवाजा बंद रहता ऊपर चलते समय, तो गया था, बड़ा समस्या हो गया। चलिए ठीक है, अब आप मुझे ठीक करिए जल्दी से जल्दी, बहुत दर्द हो रहा है। तो ठीक है, जल्दी करिए मैडम, ठीक करिए, थैंक यू। तो मित्रों नमस्कार, ये एक एक्टिंग थी और ये आज का टॉक शो जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है टॉक विद विवेक, 23rd एपिसोड और A to Z ऑफ फिजियोथेरेपी। आज हमारे साथ रूबरू हैं डॉक्टर प्रतीक्षा दिघे और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, साथ में बने रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक इस शो का 23rd एपिसोड है। आज का टॉपिक है A to Z ऑफ फिजियोथेरेपी। आज के टॉक में हम एक सामान्य जन के लिए फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आज हमारे साथ स्पीकर के रूप में डॉक्टर प्रतीक्षा दिघे, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशलिटी इन आर्थोपेडिक्स। मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं अपने टॉक शो में और आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द बोलिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी सर का और मेरे सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज मुझे ये शो पे आने का मौका दिया गया और आप सबसे बातचीत करने का मौका दिया जा रहा है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय सीनियर्स एंड माय प्रोफेसर्स, मैं आज कोशिश करूँगी कि फिजियोथेरेपी के बारे में आपको महत्वपूर्ण और सही जानकारी दे सकूँ। थैंक यू मैडम। आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, A to Z ऑफ फिजियोथेरेपी ये टॉपिक है और ये सामान्य जन के लिए है कि फिजियोथेरेपी को समथिंग लाइक मेड इजी मतलब कि सामान्य जन समझ सके फिजियोथेरेपी की जो इंट्रिकेसीज है, जो उसकी छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में मैडम से हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर प्रतीक्षा दिघे, इनका हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं फिजियो वंडर्स करके फिजियोथेरेपी क्लिनिक रन करती हूँ। मेरे 2 क्लिनिक हैं भाईंदर ईस्ट एंड मेरा रोड में। मैंने मेरा बैचलर्स किया है पुणे से और मेरा मास्टर्स ऑर्थोपेडिक्स में हुआ है DY पाटिल नवी मुंबई से और मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी थाने डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरर हूँ। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट मी। आज आप हमारे फिजियोथेरेपी का इतना अच्छा नॉलेज लेके आज हमारे इस शो में आए और फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी देने के लिए आए, तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और मैडम, बात को आगे बढ़ाएं। यस। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न किसी के भी दिमाग में आएगा, कोई भी व्यक्ति रहता है, कोई भी पेशेंट है, कि फिजियोथेरेपी है क्या चीज। तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को वेग आइडिया है, एक जनरल आइडिया है। तो जरा आप बताइए फिजियोथेरेपी होता क्या है।
बहुत बार कभी भी क्लिनिक में कोई भी मरीज हमारे पास आते हैं, इन जनरल उनके दिमाग में होता है कि फिजियोथेरेपी मतलब मसाज, मालिश। फिजियोथेरेपी मसाज नहीं है। आपके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर किसी भी तरीके के आपके रोग को मेडिसिन दिए बिना कसरत के आधार पे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी में कई प्रकार के मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि IFT है, अल्ट्रासाउंड है, ट्रैक्शन है, लेकिन ये मशीन्स हमारे लिए पेन किलर का काम करते हैं। जो फिजियोथेरेपी का बेस होता है वो कसरत यानी एक्सरसाइज होता है। तो जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे तब तक आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिजियोथेरेपी की जब बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि इसकी कुछ ब्रांचेस भी होंगी, जैसे हम लोग के मेडिसिन में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वैसे फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस होगी, तो उनके बारे में जरा थोड़ा शॉर्ट में बताते जाइए। फिजियोथेरेपी के महत्वपूर्ण ब्रांचेस देखे जाए तो 5 तरीके की ब्रांचेस है। उसमें पहला आता है मस्कुलोस्केलेटल यानी ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। ऑर्थोपेडिक्स में हमें किसी भी तरीके का हड्डी का तकलीफ हो या फिर कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि अभी कॉमन डेज में हम लोग देखते हैं THR है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये सारे ऑपरेशन के बाद हमें फिजियोथेरेपी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे हमारी स्नायु की ताकत वापस आती है और फिर हम लोग जल्दी ही अपने नॉर्मल एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। सेकेंड होता है न्यूरोफिजियोथेरेपी। अभी न्यूरोफिजियोथेरेपी इसमें 2 ब्रांचेस आते हैं, एक अडल्ट न्यूरोफिजियोथेरेपी और एक पेडियाट्रिक न्यूरोफिजियोथेरेपी। तो अडल्ट में जैसे कि लकवा है, पैरालिसिस है, ऐसी बीमारियों के लिए ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। और पेडियाट्रिक न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट मतलब जो बच्चे दिमागी तौर पे मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिसे हम डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड कहते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी होता है। वो हुआ पेडियाट्रिक न्यूरोफिजियोथेरेपी। थर्ड ब्रांच आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। जैसे कि हमने 2020 में कोरोना के टाइम पे देखा गया है कि ICU में फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, कसरत चेस्ट की फिजियोथेरेपी या कसरत सांस के लिए करवाते थे, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट। प्लस कोई बाईपास सर्जरी है, हार्ट सर्जरीज हो जाते हैं, उसके बाद भी जो करना पड़ता है फिजियोथेरेपी, उसके लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। फोर्थ ब्रांच आता है हमारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी मतलब जैसे ओलंपिक के स्पोर्ट्स है या फिर बहुत सारे ऑन फील्ड स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारे फिजियो कार्यरत होते हैं, और वहाँ पे अगर किसी को चोट लगती है, ऑन फील्ड इंजरीज हो जाती है, तो वो इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर वो खिलाड़ी आगे खेलने के लिए फिट है कि नहीं, ये भी डिसाइड हमारे फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे ऑन फील्ड करते हैं। फिर आता है लास्ट ब्रांच हमारा कम्युनिटी मेडिसिन। अभी कम्युनिटी हेल्थ रिहैबिलिटेशन मतलब इसमें 2 ब्रांचेस आते हैं, एक अर्गोनॉमिक एडवाइस देने वाली ब्रांच होती है और एक विमेंस हेल्थ रिलेटेड ब्रांच होती है। अभी अर्गोनॉमिक एडवाइस मतलब हमारे यहाँ पे कोई IT प्रोफेशनल्स वगैरह जैसे कंपनीज है, वहाँ पे पैनल में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं, जो उनके कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए सही ढंग के चेयर्स को डिज़ाइन करना, सही डेस्क डिज़ाइन करना, इसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। और CPR में दूसरा ब्रांच है विमेंस हेल्थ। विमेंस हेल्थ में हमें प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद कसरत करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज हमें कुछ मुश्किलें का सामना करना पड़ता है आफ्टर डिलीवरी। जैसे कि बहुत सी महिलाओं में हमने सुना है कि यूरिन लीक होता है हंसने पे, खांसने पे। बहुत महिलाएं इसके बारे में बोलने से झिझकती है, लेकिन ये चीज़ फिजियोथेरेपी से कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है। इसी के लिए फिजियोथेरेपी में विमेंस हेल्थ का ब्रांच बनाया गया है। ये सारे 5 ब्रांचेस के विशेषज्ञ भी होते हैं, जैसे कि मैंने ऑर्थोपेडिक्स में किया है, वैसे ही विशेषज्ञ अलग अलग ब्रांचेस में होते हैं। आप इनसे फिजियोथेरेपी एडवाइस ले सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दिया, और एक्चुअली हम लोग के लिए भी नई जानकारी है। अच्छा। क्योंकि फिजियोथेरेपी मालूम था करते हैं, लेकिन आपने बहुत ही बृहद तरीके से बताया। थैंक यू फॉर दैट। अगला एक चीज़ मुझे ये जानना था कि कुछ स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, तो ये लोगों में और फिजियोथेरेपी का कुछ पार्ट है या वो डिफरेंट है ब्रांच?
वैसे देखा जाए ये सब हमें कोलैबोरेशन में काम करना पड़ता है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली देखा जाए तो हम लोग डिफॉर्मिटीज होने से ही प्रिवेंट करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो डिफॉर्मिटीज हो चुके हैं उनके साथ कैसे जीना है वो सिखाते हैं। और स्पीच थेरेपी कई बार स्पीच में अभी लकवा जैसी बीमारियां हैं या बच्चों में, छोटे बच्चों में, जैसे मैंने न्यूरो के बच्चे बताए, उनमें बोलने के लिए तकलीफें होती है, तो वो तकलीफों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। सो ये हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो ही हम लोग पूरे पेशेंट के बेनिफिट के हिसाब से सोच सकते हैं। आप लोग की स्पीच थेरेपी सब की ट्रेनिंग सेम होती है, अलग अलग रहती है? नहीं, पूरा डिफरेंट कोर्सेस है, डिफरेंट ब्रांच है, डिफरेंट। यस यस। बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने बताया कि फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज का बहुत महत्व है और इनफैक्ट सारा बेस ही वही है, तो मशीन्स भी आती है फिजियोथेरेपी में, बहुत सारी मशीन्स आती है। तो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को कुछ मशीनों के नाम बताइए, जस्ट ऐसे इनुमरेट कर दीजिए, और मशीन का क्या इम्पोर्टेंस है वो बताइए, और मैन बिहाइंड मशीन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए। मतलब जो मैन बिहाइंड मशीन मींस फिजियोथेरेपिस्ट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए, और पेशेंट का कितना कोऑपरेशन चाहिए ये सब चीजों के लिए वो बताइए। ये सब चीजों पे जरा प्रकाश डालिए। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी में अलग अलग तरीके के मशीन्स आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हमने देखा जाए फ्रिक्वेंटली यूज मशीन है वो IFT, मतलब इंटरफेरेंशियल थेरेपी। देन टेंस करके एक मशीन होता है, फिर ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन में 2 तरीके का ट्रैक्शन आता है, एक गर्दन के लिए और एक कमर के लिए ट्रैक्शन होता है, और एक SWD करके होता है, एक वैक्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे मशीन्स यहाँ पे आते हैं। सो बेसिकली मशीन्स का बोला जाए तो मशीन्स मतलब फिजियोथेरेपी के लिए एक पेन किलर का काम करेंगे। सो जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। सो हमारा काम ये होता है कि अभी पेन में हम लोग एक्सरसाइजेस एकदम शुरुआत नहीं कर सकते या फिर एग्रेसिव एक्सरसाइजेस नहीं ले सकते। सो फर्स्ट थिंग हमारा रहता है पेन मैनेजमेंट। सो पेन मैनेजमेंट में हमें पेन एलिवेट करने के लिए पेन किलर के साथ साथ ये हमारे पेन किलर्स भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं। सो जिस तरीके से पेन जल्द से जल्द कम हो, ताकि हमारे पेशेंट का बॉडी ज़्यादा सपोर्ट करे एक्सरसाइज के लिए। सो बेसिकली पेन जल्दी कम हो जाएगा, मशीन कम होते जाएंगे, एक्सरसाइज बढ़ते जाएंगे, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सरसाइज ही चालू रहेंगे, मशीन बंद होगा। सो बेसिकली पेशेंट को ये मेंटालिटी ग्रास्प करना ज़रूरी है कि मशीन मतलब फिजियोथेरेपी नहीं, एक्सरसाइज ये फिजियोथेरेपी है। सो कहीं ना कहीं ये मशीन जाके बंद होने वाले हैं। बहुत से मरीज हमें बोलते हैं मैडम वो मशीन लगाइए, उसी से हमें बेनिफिट होता है, उसी से अच्छा लगता है। तो वैसा नहीं होता, वो एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल है, और उसका नॉलेज आपके थेरेपिस्ट को ही सबसे अच्छा होता है। तो उन्हीं को डिसाइड करने में क्या आपके लिए सही है, क्योंकि कई बार सिम्टम्स कम होने पे मशीन हमें चेंज भी करने पड़ते हैं। जैसे कि शुरुआत में अगर मैं टेंस दे रही हूँ एक पेशेंट को, तो उसके सिम्टम्स कम हो तो मैं उसको टेंस ही दूंगी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट के सिम्टम्स सेंट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब बीचों बीच अगर कमर दर्द आ जाता है, पैर में फैला हुआ दर्द कमर के सेंटर में आ जाता है, तो टेंस की ज़रूरत नहीं है। अभी अल्ट्रासाउंड उस पर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ऐसे वो मशीन्स को हमें बदलना पड़ता है, जैसे मेडिसिन को हमें चेंज करते रहना पड़ता है, सिमिलरली हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया। मशीन की बात शुरू हुई तो मैं आपसे एक मशीन के बारे में पूछूंगा, हालांकि आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत प्रचलित है। नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, कोरियन थेरेपी बोलते हैं, सुजोक क्या बोलते हैं, कुछ नाम है उसका। उस पर लिटा के पेशेंट को चद्दर उड़ा के गरम करते हैं और बोलते हैं मैं फ्री में करवाऊंगा, और बाद में बोलते हैं ये 60-65 हज़ार मशीन आती है, खरीद लो। ऐसा पेशेंट आके मुझे बताया, मुझे सच्चाई क्या है एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो वो क्या है उसमें और आपकी मशीन में क्या फ़र्क है? कभी आपने इस पर गौर किया है क्या? हाँ, आइडियली वो मशीन मतलब सिर्फ हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बनाई गई मशीन है। उस पे लेट के नीचे से हल्के वाइब्रेशंस होते हैं जो ओवरऑल बॉडी पे वाइब्रेट करते हैं। सो वो बेसिकली कहीं पे भी हल्का वाइब्रेशंस होगा, कुछ भी होगे। जो मसाजर हम लोग घर पे लाते हैं हेड के लिए वगैरह, वो भी सेम काम करते हैं, तो वो बेड भी सेम ही काम कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो उस टाइम के लिए तो अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है जो फिजियोथेरेपी से आने वाले, वो कभी उससे नहीं मिलेंगे, तो हम लोग बॉदर ही नहीं करते वो चीज़। मैं समझ गया, जस्ट क्योंकि आपने मशीन का नाम लिया तो मेरे दिमाग में आया, हमने कहा लो ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी लगता किसको है?
आप आर्थो से, चूंकि आर्थो के स्पेशलिस्ट हैं तो आप आर्थोपेडिक में बताइए, बाकी तो ब्रांचेस ठीक है, आप आर्थोपेडिक में फिजियोथेरेपी लगता किसको है, या जो भी आपको बोलना है बोलिए उसके बाद। सो फिजियोथेरेपी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि कई बीमारियां हैं। अभी मैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कहना चाहूँ, जैसे कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, बहुत कॉमन हो गया है आजकल के दिनों में, सो उनमें लगता है। फिर कई बार लोगों को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर के बाद हाथ हमारा 1.5 महीने तक ऐसे ही प्लास्टर में रहता है। उसके बाद वो लोग समझते हैं कि हम लोग थोड़ा घर पे मूवमेंट कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं होता है, क्योंकि वो 1.5 महीने के इसमें मूवमेंट के साथ साथ मसल का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। तो वो स्ट्रेंथनिंग करना और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी होता है। तो वो सब के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपरली एक्सरसाइज सीखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। सो कोई भी जोड़ों से रिलेटेड दर्द हो, स्पाइन से रिलेटेड दर्द हो, उसके लिए आप ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। जैसे आप फिजियोथेरेपी में आपने बोला कि एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, तो एक्सरसाइज कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कोई अमाउंट है, कैसे कब रुकने जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जरा उसके बारे में एक जनरल आइडिया दीजिए। बहुत बार हम लोग ने सुना है कि पेशेंट हमें बताते हैं कि हम लोग सुबह 1-1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं, या फिर मैं जिम करता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, तो भी मुझे जॉइंट पेन क्यों हो रहा है। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हमें ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे जो एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन है वो कम हुआ तो भी चलेगा। दिन भर में 20 से 25 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन ढंग से एक्सरसाइज कीजिए, तो वो आपको सेम बेनिफिट्स देने वाला है। तो ये ढंग के जो एक्सरसाइज है वही आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं। सो वहाँ पे जाके आपको बस उसका नॉलेज गेन करना है, उनसे एक प्रोटोकॉल आपके बॉडी के लिए एक बनवा के लेना है, और उसी को आप अगर मेंटेन करते हो तो आप प्रॉपरली अच्छे रह सकते हैं लंबे समय तक। जी मैडम, कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग हमारे पास आए, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं तो मेरे पास आते हैं जिनको जिम करते करते कमर में कैच आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, तो हम लोग उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, जाओ जरा देखो फिजियोथेरेपी कर लो। तो बोलते डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइज तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हाँ। तो जिम वाली एक्सरसाइज में और आपकी एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? सो बेसिकली वही होता है, लोगों को यही लगता है कि हम इतना वर्कआउट करते हैं, अभी वहाँ जाके इतनों से एक्सरसाइज सीख के क्या ही होने वाला है। लेकिन बेसिक हमारा काम ये होता है कि जो मसल आपका इंजर्ड हुआ है, या फिर जिस मसल पे आपकी कमी रह गई है, जो मसल कमजोर है, हम स्पेसिफिकली वही मसल को टारगेट करके उसी का ट्रेनिंग करते हैं, ताकि आपका पेन भी कम हो जाए और वो स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़े कि आपको वापस आगे इन फ्यूचर इंजरीज भी ना हो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, हमारे जो कोर मसल्स, स्पाइन के जो मेन मसल्स होते हैं, वो एक्टिवेटेड ना होते हुए मसल्स के वर्कआउट करते रहते हैं, और कंपटीशन रहता है जिम में 30 केजीज उठाओ, 50 केजीज उठाओ, तो वो कंपटीशन में उठा लेते हैं वजन, और उसमें उनके डिस्क पे हड्डी, दो हड्डी के बीच का जो गद्दा है उस पे तकलीफें आ जाती हैं। तो वही चीज़ें हम लोग ट्रेन करते हैं, कोर मसल को इस तरीके से एक्टिवेट करेंगे कि आगे जाके आपको वो दिक्कतें आए ना। सो इसीलिए वो जिम वर्कआउट में जो होता है वो ग्रुप ऑफ मसल पे वर्कआउट होता है, हम लोग फिजियोथेरेपी में इंडिविजुअलाइज्ड मसल पे वर्कआउट करते हैं। सो ये बेसिक मेन मेजर डिफरेंस है। यस, राइट। अच्छा मैडम, आजकल इंफॉर्मेशन एज है, आज के 20-25 साल 30 साल पहले सिचुएशन नहीं थी। ज़्यादातर लोग डेस्क जॉब था, अपना काम हम करते थे, बहुत किया तो टाइपराइटर पर बैठ गए। लेकिन आजकल तो आप समझिए इंडिया तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का पूरा हब है, ऑलमोस्ट हर बड़े सिटी में इसका एक सेंटर है, फॉरेन में भी रहते हैं। इसके साथ साथ एसोसिएटेड डिसीजेस भी आई हुई हैं, प्रॉब्लम्स आई, नॉट डिसीजेस, जैसे कि नेक में पेन होना, बैक में पेन होना, बहुत सारे लोगों को आया हुआ है। और इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो इट्स समथिंग लाइक एपिडेमिक, बहुत सारे लोगों को है। तो आप जो लोग ये बैठते हैं कंप्यूटर पे 8-8, 10-10 घंटा काम करते हैं, उनको यहाँ का दर्द, ये दर्द सब कॉमन रहता है, उनके बारे में आपको क्या कहना है कि उनको किस प्रकार का कुर्सी मेज होना चाहिए? कुछ एक आइडिया दीजिए। कुछ लोग बिस्तर पे भी बैठ कर लेते हैं, ज़मीन पे बैठ कर लेते हैं तो, और ऑफिस में जाते तो ऑफिस में तो खैर ऑब्वियसली अच्छी चेयर रहती है, वो सब रहती है। घर में उतना कभी कभी जगह भी नहीं रहती है, क्योंकि मुंबई तो आप समझते हैं छोटा जगह रहती है ज़्यादातर लोगों के पास। तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए, और इसका बचाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि ना होने के बाद तो आप ठीक कर दोगे, ना हो उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली इसी के लिए हमें अर्गोनॉमिक एडवाइस की ज़रूरत है।
सो ये अर्गोनॉमिक एडवाइस आज मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हुआ है। अभी ये 2020 के बाद जो वर्क फ्रॉम होम वाला फेज ज़्यादा चालू हुआ है, जिसकी वजह से 8 से 12 घंटा लोग सिर्फ पीसी पे रहते हैं, लैपटॉप्स पे रहते हैं। सो उसकी वजह से मेजर 26 to 45 के एज ग्रुप के ही लोगों को ज़्यादा ये तकलीफें हो रही है। सो अभी गर्दन दर्द और बैक पेन इतना कॉमन हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग मतलब हमें हर 15 से 20 मिनट में अपनी पोजीशन को चेंज करना है। अभी ये चीज़ लोगों को बहुत ऐसे लगता है, अरे हम लोग काम कब करेंगे अगर 20-20 मिनट में एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं है कि आपको सब छोड़ छाड़ के बाजू में रख के बैठ के या लेट के कुछ एक्सरसाइज करने। जस्ट इन जनरल चेयर में बैठे बैठे एक्सरसाइज करने हैं। हर 15-20 मिनट में बैठे हो तो खड़े हो जाओ, जस्ट चेयर में खड़े हो जाओ। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, थोड़ा सा आपके चेयर के ही आजू बाजू घूम लो या थोड़ा सा एक वॉक कर लो, वापस आके आपका काम कंटिन्यू करो। तो ये हो गया बैक के लिए। लेकिन नेक के लिए हम क्या करते हैं, दिन रात हम लोग जब भी सिटिंग में हो स्टैंडिंग में हो, नेक कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। सो उसको रात को सोने तक हमें आराम नहीं मिलता है। सो हमें क्या करना है, आफ्टर एवरी 20 to 30 मिनट हल्का नेक को ऊपर नीचे ऐसे 5 टाइम्स, राइट कंधा लेफ्ट कंधा ऐसे 5 टाइम्स, राइट कंधे की तरफ लेफ्ट कंधे की तरफ 5 टाइम्स, ऐसे 5 रिपीटेशंस हमें हर 20-30 मिनट्स में करते रहना है, मैक्सिमम 30 मिनट। उसके बाद हमारे स्नायु में थकान आ जाती है, फटीग आ जाता है, और फिर आप 5-5 मिनट में भी वर्कआउट करोगे फिर उसका फायदा नहीं होता है। इसीलिए मैक्सिमम 30 मिनट्स का आपको स्पैन रखना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज करने, हल्के शोल्डर्स अप एंड डाउन, शोल्डर्स बैक एंड रिलैक्स, ये आप करते रह सकते हैं। समझिए आप किसी मीटिंग में हैं और 2-2.5 घंटा हिल ही नहीं सकते, तो ये एक्सरसाइज नहीं होने वाले। तो आपको क्या करना है, बैठे बैठे जस्ट पैर आगे पीछे करना है, पंजे हिलाना है, पैर लंबे करना है, नीचे लेना है, थोड़ा सा हल्का राइट थोड़ा सा लेफ्ट, ऐसे चेयर में ही थोड़ा राइट झुकिए लेफ्ट झुकिए, हल्का आगे हल्का पीछे, जस्ट 5 रिपीटेशन बैठे बैठे कर लीजिए। आपका स्पाइन, आपके स्नायु हेल्दी रहेंगे और आपको लंबे समय तक इसको तकलीफ में नहीं आने देंगे। सो ये अगर बेसिक चीज़ें भी हैंडल करते हैं तो आज का यूथ हमारा बैक पेन और नेक पेन से काफ़ी बच सकता है, आई गेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम, आज मित्रों, आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक्षा दिघे, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक में स्पेशलाइजेशन है इनका, आज हमारे साथ रूबरू हैं। हमारे टॉक शो टॉक विद विवेक का 23rd एपिसोड है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दे रही हैं। तो जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, तो वो लोग हमारे लोगों से पूछते हैं कि बर्फ़ का सेक करें कि गर्म पानी का सेक करें, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो बेसिकली अभी जो हमारा प्रैक्टिस है फिजियोथेरेपी का, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। मतलब नए नए रिसर्चेस जो जो चीज़ें बताते हैं वो हम लोग पेशेंट के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अभी रीसेंट एविडेंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, समझो आपने गर्म पानी का सेक कर लिया है, सो इवनिंग टाइम में आपको हॉट आइसिंग करना है। सो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हो। सो मॉर्निंग या नाइट में भी किया तो आफ्टरनून टाइम में आपको आइसिंग करना है। सो ऐसे करके आप उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ कीजिए, मतलब आपको बेनिफिट होगा। सो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर में कैसे होता है, जो स्टिफनेस ज़्यादा लगे तो पेशेंट हॉट बैग बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर पेन परसेप्शन ज़्यादा है सो आइसिंग विल बेनिफिट मोर। सो आइसिंग ज़्यादा करना है। सो मेरे पेशेंट को हमेशा मैं यही रेकमेंड करती हूँ, कुछ हो ना हो 2 बार गर्म पानी 1 बार आइसिंग करना ही है। लेकिन अगर आपको पेन ज़्यादा है सो खुद से आप आइसिंग बढ़ा सकते हो। स्टिफनेस ज़्यादा लग रहा है, जैसे मॉर्निंग में उठते ही हाथ कड़क हो जाता है, तो हॉट बैग ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सो डिपेंड करता है जी। और जिनको घुटने में आर्थराइटिस होता है, घुटने में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को होता है, उनके लिए ये गर्म पानी का क्या आपका सजेशन है, गर्म की ठंडा क्या करने का? सो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कई बार नॉर्मल जॉइंट पेन हो तो हम लोग हॉट पैक ही इस्तेमाल करने बोलते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में कई बार जॉइंट के फ्रिक्शन की वजह से इफ्यूजन हो जाता है, मतलब
जॉइंट स्वेलअप हो जाता है। ऐसे स्वेलिंग पे अगर हॉट बैग करते हैं तो स्वेलिंग और बढ़ जाता है। सो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे आइसिंग करने बोलते हैं। लेकिन अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आइसिंग हम लोग नहीं कर सकते। सो कोसा गर्म पानी का ही सेक हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्वेलिंग हो तो भी बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं। यस। सो इट डिपेंड्स कि आपका क्या तकलीफ है, किस तरीके का तकलीफ है, तो वो आइसिंग हॉट बैग उस तरीके से चेंज होता है। बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए कमर में दर्द है या नेक में यहाँ पेन है तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे, आपके पास आएंगे, उसके पहले कुछ बर्फ का ऐसा कुछ हेल्प करता है क्या? बर्फ का सेक या गर्म पानी का सेक ऐसा कुछ? सो इन जनरल सोचा जाए तो जैसे मैंने अभी बताया, स्वेलिंग होगा तो आइसिंग करना है, और अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो हॉट बैग करना है। सो कहीं भी जाने से पहले आप खुद को ये जजमेंट ले सकते हो कि अगर स्वेलिंग लग रहा है आपको तो वो चीज़ पे गर्म पानी ना करें, और अगर आपको मसल स्टिफनेस है तो आप उस पर गर्म पानी ज़रूर करें। और कोई रीसेंट चोट लगी है, जैसे अभी मैं गिरी और मेरे हाथ पे अभी ब्रूजिंग हुआ है, काला नीला हो गया है, तो वहाँ पे आइसिंग ही होना चाहिए। वहाँ पे अगर हम लोग हॉट बैग करेंगे दूसरे दिन फूल जाएगा हाथ। सो वो आपको ध्यान से देखना है। बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने, नई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। तो मित्रों याद रखिएगा मैडम ने जो बोला है और उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा रिमाइंड करके, बहुत अच्छी जानकारी है। थैंक यू। बात को आगे बढ़ाते हुए मैडम स्पोर्ट्स इंजरीज पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग खेलते रहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती है, तो एक तो स्पोर्ट्स इंजरी ना हो उसके लिए क्या बचाव के साधन हैं? कुछ ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बताइए। और दूसरा कि जैसे खेल रहे हैं कुछ लग गया, क्या करें, तो क्या करना चाहिए जरा उसके बारे में। सो बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी ये ऐसा तकलीफ है कि आजकल हम लोग काफ़ी लोग फिट रहने के लिए भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वगैरह जाके खुद के लिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी कैसे हैं, हम लोग जाते ही एकदम अरे कोर्ट खाली है, हाथ में बैडमिंटन मिल गया, चलो खेल लो। सो वैसे वार्म अप का फेज हम लोग मिस आउट कर देते हैं और तुरंत हम लोग खेलने में लग जाते हैं। फिर कोई टूर्नामेंट वगैरह रहेगा, हार का गम हो या खुशी हो जीत की, हम लोग तुरंत वो सेलिब्रेट करते हैं और निकल लेते हैं कोर्ट से, और हम लोग कूल डाउन मिस करते हैं। सो मेजर इंजरीज जो है वो इसी की वजह से होते हैं। सो सबसे पहले हमें वार्म अप और कूल डाउन ये फेजेस को मिस नहीं करना है। स्पोर्ट्स इंजरी का मेन रीजन यही है। सो 10 मिनट्स का वार्म अप, कितना भी कुछ भी घाई हो कुछ भी हो, आपको 10 मिनट्स वार्म अप करना ही है। और पूरा आपका खेल होने के बाद आपको कूल डाउन 10 मिनट्स का करना ही है, फिर ही आपको वो प्लेस को छोड़ना है, तब तक आपको वो मैदान छोड़ना नहीं है। अदरवाइज ये इंजरीज आपको रीअकर होंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं आज खेली तो कल तुरंत मुझे इंजरीज होंगे। बार बार खेलने के बाद एक 6 मंथ्स बाद, 8 मंथ्स बाद कभी तो भी जाके ऐसा मुझे इंजरी सीवियर हो सकता है। सो वो इंजरी प्रोन बॉडी को ना बनाने के लिए ये प्रिकॉशनरी बेसिस पे हमें करना है। सो अभी देखा जाए तो वार्म अप एंड कूल डाउन में कुछ एक्सरसाइजेस आते हैं जो कि मैंने देखा है बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन गलत तरीके से करते हैं। जस्ट खड़े होते हैं, 2-3 बार स्ट्रेच कर लिया, हो गया, लेकिन ये वार्म अप नहीं होता है। वार्म अप मतलब हार्ट रेट बढ़ाने वाले एक्सरसाइज, सिंपल भाषा में बताया जाए तो। सो इन शॉर्ट जो भी आप कर रहे हैं उसमें हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। स्टैटिक स्ट्रेचेस मतलब जगह पे खड़े होके स्ट्रेच करना, ये वार्म अप नहीं हुआ, ये कूल डाउन हो गया। ठीक है। सो वार्म अप में बेसिकली क्या आता है, 90-90 हिप मार्चिंग होता है, या फिर स्पॉट रनिंग होता है, एक ग्राउंड का छोटा राउंड मार लिया, ये सब वार्म अप में आता है। आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, दैट इज वार्म अप। और कूल डाउन में होल बॉडी स्ट्रेचेस आते हैं, उसमें ये जो आप करते हैं ये सब कूल डाउन आता है। सो जो कि हम लोग थोड़ा गलत तरीके से करते हैं, इस वजह से हमें ये तकलीफें आना ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। सो ये चीज़ें आप समझ लेंगे और इसको आपके डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंजरीज का प्रमाण बहुत कम होगा। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला मैडम। आप ये बताइए, जैसे फिजियोथेरेपी आप लोग के पास लोग आते हैं तो कुछ लोग डायरेक्ट भी आते हैं, कुछ लोग डॉक्टर को दिखा के आते हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि रेफरेंस लेके किसी का आएँ, डॉक्टर से लिखवा के लाएँ? आपका डायरेक्ट आए तो आप लोग डायरेक्ट भी करवाते हैं, तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमेशा आपको रेफरेंस लेके या फिर किसी का प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ये मशीन्स, ये मेडिसिन लगाने हैं, ये एक्सरसाइज करवाने, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन की कभी ज़रूरत नहीं होती। बहुत बार हम लोग प्रिस्क्रिप्शन आप लेके आते हैं, हम लोग देखते हैं
और देखने के बाद हमें जो सही लगे वही चीज़ हमें करना पड़ता है, क्योंकि कई बार असेसमेंट करने पे, मतलब आपका जांच पड़ताल करने पे कई बार हमें ऐसे हो सकता है कि ट्रैक्शन हम लोग नहीं लगा पाए उस टाइम पे, क्योंकि मसल इतने कड़क है और उसमें अगर हम लोग ट्रैक्शन लगा दे तो पेशेंट पेन बेयर नहीं कर पाएगा। सो उस टाइम पे हमें थोड़ा सोच के पहले वो मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है, उसके बाद हमें वो ट्रैक्शन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर ने आपको लिख के दिया, हम दे नहीं रहे हैं, हम देंगे, लेकिन जब सही टाइम आएगा तभी हम लोग असेसमेंट करके वो देखेंगे कि कब हमें क्या चेंज करना है और ट्रीटमेंट उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। आपका ट्रीटमेंट हमेशा सेम नहीं रहने वाला है। सो आज आके मैडम ये एक्सरसाइज छूट गया, ऐसा नहीं होता है। वो हर दिन नया कुछ करने की हम कोशिश करते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो और कम से कम टाइम स्पैन में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए। सो इस तरीके से आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप फिजियो के पास डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर हमसे होने वाली चीज़ नहीं है, आपको पेन किलर्स की वगैरह ज़रूरत लगेगी, तो हम लोग खुद बताएंगे कि आप पहले डॉक्टर को रेफर कीजिए, फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम खुद से भी डिसीजन कई बार ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फिजियोथेरेपी किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब ये बताइए कि फिजियोथेरेपी किसको नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं करना चाहिए, मैं मेरी तरफ से तो बोलूँगी ऐसा है ही नहीं कि फिजियो ना करें। फिजियोथेरेपी करने के लिए हमें कैसे होता है, हर एक रोग के अपने अपने संकेत, जैसे इंडिकेशंस हम बोलते हैं, और विपरीत संकेत मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। सो वो हर एक रोग के अलग अलग है। सो कौन से तकलीफ में क्या नहीं करना चाहिए फिजियो में, ये जानकारी हमारे पास होती है, आपके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास होती है। सो आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास कोई भी कंडीशन में, उसमें क्या मशीन लगना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो आपके डॉक्टर आपको तय करके बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगी कि लो बैक पेन है। लो बैक पेन में कई बार हमने देखा है दो हड्डी के बीच का डिस्क पीछे की तरफ सरक जाता है, तो उसमें जिनका पीछे की तरफ सरका है, कई बार कई पेशेंट को फ्लेक्शन बायस एक्सरसाइज मतलब आगे स्पाइन झुकाने की कसरत से अच्छा लगता है, रिलीफ होता है। लेकिन अगर कई बार वही पेशेंट्स को हम लोग एक्सटेंशन बायस दे मतलब मैकेंजी के ये सारे एक्सरसाइज हमारे एक्सटेंशन बायस होते हैं, वो अगर एक्सरसाइज वो पेशेंट्स में दिए जाए जिनको फ्लेक्शन से आराम मिलेगा, तो उनमें पेन एग्रीवेट भी होता है। सो इस तरीके से कौन से फेज में क्या चीज़ चालू करनी है, वो उसका नॉलेज आपके डॉक्टर को ही होगा, तो उस तरीके से उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। सो टाइप ऑफ। अब लास्ट प्रश्न पे आएंगे। मैडम, जैसा कि आपको भी मालूम है कि डेवलपमेंट हर साल होता रहता है, कुछ नए नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आती है, ऑर्थोपेडिक में भी आ रही है, हमारे यहाँ में फिजियोथेरेपी में भी आ रही है। तो आप मुझे जैसे आप जानकारी दीजिए पिछले साल 1.5 साल में या आने वाले टाइम पे फिजियोथेरेपी में क्या क्या टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस आए हैं। एक्सरसाइज तो ठीक है, समझ गया, अब इसके अलावा कुछ मशीन्स में कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस आया है, जैसे कि कुछ नई मशीन आने वाली है या आ रही है, ऐसा कुछ आया है क्या? हाँ, रिसेंट एविडेंसेस में देखा जाए तो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह आगे आगे बढ़ रहे हैं। सो जो हमारी ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी है उसमें भी अभी कई तरीके से ये आगे चीज़ें बढ़ रही है। जैसे कि मैंने मेरा स्पेशलाइजेशन जो किया था उस टाइम पे मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था टेली फिजियोथेरेपी पे, मतलब हमने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू घुटनों के दर्द के मरीजों को हमने ठीक किया था। सो वो कुछ मरीजों का हम लोग ने देखा था क्लिनिकल बेसिस पे बुला के, और कुछ मरीजों को एप्लीकेशन देके वही मरीजों का फॉलोअप हमने ऐप पे रखा था। सो उन दोनों में भी हमें सेम रिजल्ट्स ही मिल रहे हैं। सो वही काम मुझे आया कोविड के टाइम पे। सो टेली कंसल्टेशन जो हम लोग कोविड टाइम्स में कर रहे थे, सो वो हमारे लिए बेटर रहा। फिर नया अभी आ रहा है रोबोटिक्स एक्सरसाइज, रोबोटिक रिहैबिलिटेशन हम लोग जिसे बोलते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं वैसे हमारे वीडियो गेम्स ऐसे स्क्रीन पे रहते हैं, वो गेम्स खेलते हुए हम लोग रिहैब करवाते हैं। जैसे डीआर फ्रैक्चर हो गया, हमारा रिस्ट फ्रैक्चर है, उसके बाद स्टिफनेस को निकालने के लिए हम लोग समझो एक गाड़ी का गेम दिया है, सो उसको व्हील चलाते हुए हम लोग उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन ला सकते हैं। सो दैट इज अ रोबोटिक रिहैब। सो वो पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट विल बी फन पार्ट।
बट हमारे लिए वो रिहैब भी हो जाता है। सो ये सब चीज़ें आगे आगे डेवलप हो रही है और डेवलप होगा। हमारे सीनियर्स बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं डेवलप करने के लिए। रिसर्च हो रहा है। यस बहुत Thank you, ज़्यादा। thank you. अब लास्ट में मैडम आप हमारे दर्शकों को टेक होम मैसेज फिजियोथेरेपी का जो भी आपने बोला है उसका लब्बो लुबाब बोलते हैं उसको उर्दू में, टेक होम मैसेज जरा दीजिए हमारे दर्शकों को। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कभी भी आपको कोई भी तकलीफ हो, जोड़ों से रिलेटेड हो, स्पाइन से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी छोटी मोटी तकलीफ है, पहले आपके फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। इफ़ आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहते हैं कि उनसे ये तकलीफ अभी नहीं संभलेगी, और तो वो आपको सही जानकारी देंगे कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उनके थ्रू फिर आप आगे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्लस आपको जब भी लगे कि कौन से एक्सरसाइज गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए, या नॉर्मल आपका बॉडी का फिटनेस मेंटेन करना है, तो भी आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। सो जब भी आपको लगे कि मैं कहीं पे फिटनेस के रिलेटेड थोड़ा सा दुविधा में हूँ, सो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट बेटर आंसर कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। मित्रों, आज ये फिजियोथेरेपी A to Z ऑफ फिजियोथेरेपी मैडम ने बहुत अच्छा, डॉक्टर प्रतीक्षा दिघे ने बहुत अच्छा आपको जानकारी दिया। जिन्होंने पूरा सुना होगा आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। और मैडम ने बहुत ही अच्छा आप इसमें हर अलग अलग सब्जेक्ट को टच किया है, बहुत अच्छा बताया है। तो आज का टॉपिक पर इतनी बात ख़त्म करते हुए और अभी हम आपसे विदा लेंगे। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बातें ध्यान से सुनी और इसका फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैडम, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आज हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को आपने अपनी जानकारी दिया। और मैं अपने कैमरामैन मिस्टर रुपेश पेडनेकर, उनको भी थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने सब रिकॉर्डिंग किया। इसके साथ ही आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।